स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इजी टू लर्न। आज हम लोग एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, हेडिंग है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव यानी पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। ये इनके क्या है, एग्जाम्पल हैं। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत छोटी होती हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन यानी सेल डिवीजन भी बहुत तेज़ी से होता है। माप का आकार भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जीवाणु के 4 मूल आकार दिए गए हैं। जैसे रॉड दंडाकार यानी रॉड शेप बैसिलस शेप का होता है, सर्कुलर यानी गोलाकार सर्कुलर कोकस शेप का होगा यानी कोकाई, और कामा यानी कोशाकार यानी कामा शेप विब्रियो शेप होता है। स्पाइरल सर्पिल स्पाइरल शेप होता है। तो यहाँ पे जीवाणु का विभिन्न आकार यहाँ पे दिया गया है। फिर देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका जो संरचना है, संगठन है, वो उसका क्या होता है, समान होता है। बेशक उसका कार्य और आकार भिन्न है, लेकिन फिर भी उसकी मूलभूत संगठन क्या होती है, समान होती हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति के नीचे क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो माइकोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरह फ्लूइड के रूप में भरा होता है। तो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है। इनमें कोई स्पष्ट विभेदक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस तो नहीं होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ यानी जो न्यूक्लियस होती है वो तो होती ही नहीं है, और वो जो आनुवांशिक पदार्थ हैं जो जिसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं, वो जो होती है वो उसी के अंदर क्या होती है, यहाँ पे नग्न अवस्था में पड़ी रहती है। उसके चारों तरफ कोई प्रकार की केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए यानी जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसमें जो मुख्य इसका आनुवांशिक पदार्थ है जीनोमिक डीएनए, इसके अलावा क्या होती है, सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक परजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। तो जो प्लाज्मिड होता है, जो मेन जीनोमिक डीएनए है, उसके अलावा जो सर्कुलर डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, तो एक विशिष्ट लक्षण को बताते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, यानी एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। मीन्स ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि एंटीबायोटिक उन पर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि जो एंटीबायोटिक हैं अब वो क्या हो रहा है कि प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस है।
आप उच्च कक्षाओं में पढ़े होंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धन हेतु उपयोगी हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है, जो अभी हमने बताया कि जो मेन प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें जो जीनोमिक डीएनए है उसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड डीएनए है वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी उसका रूपांतरण हो जाता है विथ फॉरेन डीएनए। यानी जो फॉरेन डीएनए होता है कि जो प्लाज्मिड होती है, इसी प्लाज्मिड में जब हम कोई फॉरेन डीएनए लाते हैं तो इसके प्लाज्मिड के साथ क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट में पाई जाती है। अब अभी आपको पता है कि प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जो जीनोमिक डीएनए होती है वो साइटोप्लाज्म में नेकेड फॉर्म में पड़ी रहती है, और जो यूकैरियोट होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट में यूकैरियोटिक अंग नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में क्या पाई जाती है, राइबोसोम पाई जाती है। प्रोकैरियोट में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोट की यह विशेषता उनमें कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेद आकार मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि जो यहाँ पर पाई जा रही है कि जो प्रोकैरियोट में है, करें एक विशेष प्रकार का यहाँ पे क्या पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, यानी अंतर्विष्ट मिलते हैं, और यह विशेष रूप से कोशिका झिल्ली के एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। और यह तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन यानी इनफोल्डिंग से बनता है। यानी यहाँ पर देखें ये बताया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक यहाँ पे कोशिका है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है, इनफोल्डिंग हो जाती है, अंतर्वलन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि यह क्या बना लेता है, मीजोसोम्स बना लेता है। क्या बनाएगा, मीजोसोम्स बना लेता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या बनती है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन मीन्स इनफोल्डिंग से क्या बनता है, मीजोसोम बनता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण मतलब सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी जो सेल इनवलप है उसका जो कोशिका का जो आवरण है और उसमें मॉडिफिकेशन है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और उसमें स्पेशली किसकी बात हो रही है, जीवाणु में। तो जीवाणु की जो कोशिका होती है वो कह रहे हैं कि उसमें जो यह लेयर होता है, ये लेयर में एक प्रकार का रासायनिक, एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स रासायनिक होता है जो क्या करता है कि ये जो आवरण है उसको बहुत दृढ़तापूर्वक बांधे रहता है, और 3 लेयर का ये जो होता है, ये कितने लेयर का होता है, 3 लेयर्स का होता है, संरचना बनाता है। सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। याद रखिएगा सबसे बाहरी क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। जिस्म के पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति, फिर इसके बीच वाले लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और सबसे अंदर की तरफ यहाँ पे जीवद्रव्य झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। क्या है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। तो जो जीवाणु है, तो जीवाणु का जो तीनों लेयर हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी जीवाणु को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे बाहरी परत को ग्लाइकोकैलिक्स, बीच वाली परत को कोशिका भित्ति, और सबसे अंदर क्या होता है, जीवद्रव्य झिल्ली होती है।
जीवाणुओं में उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजित विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कोशिका में उसका जो आवरण होता है, अभी बताया गया कि जो यह लेयर है, जो लेयर है जीवाणुओं का जो लेयर है यहाँ पे, तो ये जो लेयर है उसमें जो भिन्नता है वह ग्राम के द्वारा विकसित स्टेनिंग टेक्निक के कारण है। यानी जो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, तो क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि कोशिकाओं को क्या किया था कि जो जीवाणुओं की जो कोशिका थी उसको क्या किया था, स्टेन किया था। यानी उसमें एक टेक्निक डेवलप किया था धब्बा, यानी क्रिस्टल वायलेट के द्वारा कि उसके अंदर स्टेन आ जाए, एक धब्बा आ जाए। तो उस टेक्निक से इन्होंने जीवाणुओं को उसके आवरण के बेसिस पे इनको दो भागों में वर्गीकृत किया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। तो ग्राम जो अग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव। तो ये बताया गया कि जो यह जो आवरण है वो जो स्टेन को कंटेन करता है, जो स्टेन को कंटेन करता है, जो स्टेन को रखता है, वो क्या हो गया यहाँ पे, वो क्या हो गया, ग्राम धनात्मक हो गया। ऐसा जीवाणु जिसके ऊपर कोई स्टेन नहीं आया, कोई उसमें धब्बा नहीं आया, तो क्या हो गया, ग्राम निगेटिव हो गया। आगे देखें, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होता है। तो सबसे बाहरी लेयर को क्या बताया गया, ग्लाइकोकैलिक्स। तो कह रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणुओं में क्या होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है और मोटाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है, कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर होता है वो क्या होता है, स्मूथ शीत का होता है, यानी बहुत ढीला ढाला होता है, लेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे अपवंक परत यानी स्लिम लेयर बोलेंगे या अपवंक परत बोलते हैं। और दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जिसे संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। तो दूसरे कुछ जीवाणुओं में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर है वो क्या होता है, मोटा होता है और बहुत ही कठोर होता है, जिससे हम बोलते हैं संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। आपको पता है कि जो कोशिका का जो शेप होता है किसके कारण होता है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के कारण होता है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। तो जब कोशिका भित्ति क्या करती है कि एक संरचना प्रदान करती है, तो वह कोशिका को संरचनात्मक रूप से मजबूत करती है और जीवाणुओं को फटने तथा निपातित का मतलब यहाँ पे, निपातित का अर्थ यहाँ पे होता है कि कोलैप्सिंग यानी ब्रस्टिंग या कोलैप्सिंग, ये फटना और यहाँ पे चिपकना। तो जीवाणु के फटने तथा निपातित मतलब कोलैप्सिंग होता है चिपकने से बचाती और फटने से कौन, कोशिका भित्ति। जीवद्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो जो जीवद्रव्य झिल्लिका है मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जीवद्रव्य झिल्लिका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह वर्णात्मक होती है, यानी वह चयनात्मक पारगम या उसे बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमेबल होता है, यानी चयनात्मक होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेलेक्टिव परमेबल या वर्णात्मक का मतलब होता है कि एक ऐसी झिल्ली जो कुछ अणुओं या आयनों को अपने से होकर तो गुजरने देती है, लेकिन दूसरे अणुओं या आयनों या पदार्थों को जाने नहीं देती है, इसलिए यह वर्णात्मक या सेलेक्टिव होता है। संरचना अनुसार यह झिल्ली
यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक झिल्ली है संरचना के अनुसार यूकैरियोटिक झिल्ली के जैसी ही होती है, यानी उसका जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है लगभग सेम जैसी ही होती है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली में कोशिका में फैलाव से बनती है मेसोसोम्स कहते हैं। अभी हमने बताया यहाँ पे कि जो जीवाणुओं में एक विशेष झिल्ली होती है यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है और इनफोल्डिंग होकर क्या बना लेती है, ये मेसोसोम्स बना लेती है। क्या बनाती है? मेसोसोम्स बना लेती हैं। और यह फैलाव पुटिका, नलिका या पटलिका के रूप में होती है। तो कह रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वह झिल्ली अंदर की तरफ क्या होती है, इनफोल्ड हो जाती है और मेसोसोम बनाती है। तो ये जो अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, जो फैलाव होती है, वह 3 तरीके से होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुटिका, नलिका और पटलिका। पुटिका का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पुटिका वेजाइकिल और नलिका ट्यूबुलर और पटलिका मीन्स लैमिलर। तो यहाँ पे पुटिका यानी वेजाइकिल्स का मतलब होता है स्फेरिकल, यानी यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन इनफोल्ड होता है वह किस रूप में होता है, वेजाइकिल यानी स्फेरिकल यानी पुटिका के रूप में। दूसरा है कि अंदर की तरफ यह मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होगा तो वह ट्यूब की तरह होगा, अंदर की तरफ ट्यूब यानी नलिका की तरफ होगा। तीसरा है कि जो यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होगा तो ये प्लेट के रूप में होगा। क्या होगा? प्लेट के रूप में अंदर की तरफ होगा, इसलिए उसे पटलिका। तो ये जो है मेसोसोम्स का जो फैलाव है 3 तरीके से हो सकता है, या तो वह पुटिका या फिर नलिका या पटलिका, यानी हम वेजाइकिल, ट्यूबुलर या लैमेलर हम कह सकते हैं। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतत कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यानी जो यह कोशिका भित्ति, यह कहीं कह रहे हैं कि यह जो होती है मेसोसोम्स, यह कोशिका भित्ति के निर्माण में या डीएनए की प्रतिकृति में, या फिर हम कहें कि इनकी जो संतत कोशिका है उसके वितरण में क्या होती है, सहायता करती है, या श्वसन में, या स्रावी प्रक्रिया यानी सिक्रीशन में, या फिर जीव द्रव्य के पृष्ठ क्षेत्र यानी सरफेस एरिया को बढ़ाने में, या एंजाइम के मात्रा को बढ़ाने में भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णी लवक कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि नील हरित जीवाणु है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, और उसमें जो झिल्ली होती है जिसमें वो झिल्ली होती है कोशिका द्रव्य में, तो वो वर्णी लवक, उसको क्या कहते हैं हम, वर्णी लवक कहते हैं, यानी क्रोमोप्लास्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या पाई जाती है, वर्णक मीन्स पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट यानी वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। जो जीवाणु की कोशिका होती हैं 2 तरीके से, या तो मोटाइल होगा या तो नॉन मोटाइल होगा। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। यानी कह रहे हैं कि यदि जीवाणु चलायमान है, मूव कर रहा है, तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कशाभिका यानी फ्लैजिलम बोलते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजिलम बोलते हैं। और जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। यानी जो फ्लैजिलम होता है, जो कशाभिका होता है, जिसके कारण जीवाणु क्या होते हैं, मोटाइल होता है, चलायमान होता है, उसकी संख्या और उसका विन्यास का क्रम क्या होता है, भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका यानी फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है। यानी जीवाणु है तो ये फ्लैजिलम है। तो कह रहे हैं कि 3 भागों में बटा होता है। यहाँ पहला दिया है तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। तो 3 भागों में यहाँ पे बटा हुआ है। तो पहला तंतु का मतलब होता है फिलामेंट, अंकुश का मतलब हुक, और
आधारीय शरीर का मतलब होता है बेसल बॉडी। तो ये 3 भागों में जीवाणु का जो फ्लैजलम होता है वो बटा होता है, फिलामेंट, यहाँ पे फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जो तंतु यानी फिलामेंट है कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। तंतु जो होती है कशाभिका का यानी फ्लैजलम का सबसे बड़ा भाग होता है और ये कोशिका के शरीर से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना, रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होते हैं। तो जीवाणुओं के सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं, जिसे हम यहाँ पे पिलाई और फिम्बरी हम कहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं उसके जीवाणुओं के गति में सहायक नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, जीवाणुओं के सतह पर रोम यानी पिलाई और झालर यानी फिम्बरी ये भी पाए जाते हैं, लेकिन वो उसके मोटेलिटी के लिए नहीं होते हैं, उसकी गति के लिए नहीं होते हैं। रोम यानी पिलाई लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है। झालर फिम्बरी जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में या उनकी पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो रोम और झालर होते हैं कुछ जीवाणुओं में क्या होते हैं कि चिपकने में सहायता करते हैं पोषक ऊतकों से और यहाँ पर पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों से। अगला हेडिंग देखते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स व अंतर्विष्ट पिंड। तो अब यहाँ पे राइबोसोम्स और अंतर्विष्ट पिंड का होता है इंक्लूजन बॉडी। क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स हैं यह कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो जो जीवद्रव्य झिल्ली है और उसी से कौन जुड़ा रहता है? राइबोसोम्स होती हैं और इनकी जो आकार होती है यहाँ पे 15 से 20 नैनोमीटर होती है। जो राइबोसोम्स होते हैं इसकी 2 सब यूनिट्स होते हैं, 2 इकाई होते हैं, 50S और 30S। तो राइबोसोम्स में एक छोटा एक बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, तो एक 30S होती है और ये क्या होती है 50S की बनी होती है, जो मिलकर क्या बनाते हैं 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाते हैं। यस का मतलब सैडबर्ग यूनिट होता है और जो 70S सैडबर्ग यूनिट है यहाँ पे उसको जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वो 2 भागों में यानी 2 यूनिट में वो ब्रेक हो जाता है 50S और 30S। तो 50S और 30S ये दोनों मिला के क्या बना लेते हैं 70S बना लेते हैं, याद रखेंगे यहाँ पे। राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, ये याद रखना है। राइबोसोम्स हमेशा क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। बहुत से राइबोसोम्स एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? यहाँ मैसेंजर आरएनए से मिलकर एक ढेर सारी लंबी सी चैन बनाते हैं जिसे बोलते हैं यहाँ पे बहु राइबोसोम्स या बहुसूत्र मीन्स यानी पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बनाते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? मैसेंजर आरएनए से मिलकर यहाँ पे एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं बहुराइबोसोम्स यानी पॉलीराइबोसोम्स या हम बोलते हैं पॉलीसोम्स कहते हैं। तो पॉलीसोम्स यानी बहुसूत्र का राइबोसोम्स संदेशवाहक यानी मैसेंजर आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए से मिलकर क्या बना लेता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अंतर्विष्ट पिंड का मतलब इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं।
ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ है, उसके जो कोशिका द्रव हैं उसमें कुछ पदार्थ बचे होते हैं, तो ये करें इसके ऊपर कोई भी प्रकार का मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं होता है और कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से वो पड़े रहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है फास्फेट कणकाएं, साइनोफाइसिन कणकाएं, ग्लाइकोजन कणकाएं, ये सब प्रोकैरियोट्स में के कोशिका द्रव में बचे हुए पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, संचित होते हैं और इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। गैस रसधानी नील बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संश्लेषी हरी प्रकाश, यहाँ पे जो गैस रसधानी है वह नील हरित, बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। यहाँ पे एक चीज देख लें, यहाँ पे साइज के बारे में थोड़ा देख लें, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे देखिए ये यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका में 10 से 20 माइक्रोन मीटर यहाँ पे इसकी साइज दी गई है। यहाँ पे देखिए प्रारूपिक जीवाणु है, यानी टिपिकल जीवाणु बैक्टीरिया उसमें 1 से 2 माइक्रोन मीटर है। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर इसकी साइज 0.1 माइक्रोन मीटर है। वायरस यानी विषाणु का यहाँ पे दिया गया 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोन मीटर है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये साइज़ कभी कभी एग्ज़ाम में साइज़ भी पूछ लेता है, तो ऐसे ही एज इट याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे ये प्लांट सेल का है, प्लांट सेल का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों ने बनाया भी होगा। तो एक बार रफली आप लोग सब लोग बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्रक है, साइड में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे रसधानी जो वैक्यूल्स है ये बहुत सी लार्ज साइज में होती है, तो केंद्रक जो है थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। फिर केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, देखिए गोल्गी बॉडी है। यहाँ पे केंद्रक मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति यहाँ पे पाई जा रही है। यहाँ माइटोकांड्रिया, सूत्रकणिका, राइबोसोम्स, हरित लवक, कोशिका द्रव, प्राक्सिसोम्स। यहाँ छोटे छोटे यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर जो यहाँ पे जो जीव द्रव है, इस जीव द्रव में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। मध्यवर्ती तंतु, एक्टिन तंतु, सूक्ष्म नलिका, जीव द्रव तंतु, और यहाँ पे अंतःद्रव्य जाल का, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम। लाइन काय मीन्स लाइसोसोम। यहाँ पे देखिए जंतु कोशिका का भी दिया गया है डायग्राम। और यहाँ पे देखें कोशिका द्रव्य, यहाँ पे अभी बताया अंतःप्रदेय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका, राइबोसोम्स, लयन काय, पराक्सिसोम तारक काय, सूक्ष्मांकुर गाल्जी उपकरण, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ये दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस भी है। यहाँ पे कोशिका भित्ति देखिए जंतु यहाँ पे पाई है प्लांट सेल्स में, लेकिन यहाँ पे देखिए एनिमल सेल्स में यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं पाई गई। तो ऐसे ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी के लिए, नीट के लिए भी। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में बेशक दिया गया है, लेकिन हिंदी में मैं समझाऊंगा और बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया ही है, तो इसमें से कौन प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। बैक्टीरिया है, पहला देखिए एग्जाम्पल बताया गया था, बैक्टीरिया जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ। याद करिए
अभी बताया गया। तो ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी इनमें से कौन सा जिसके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स है जो कोशिकांग है जिसके ऊपर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और वह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन है यहाँ पे, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है विद इन द यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस। फोर्थ क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे छोटा सेल कौन है, क्या है, माइकोप्लाज्मा। बताया था माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है। लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी का सेम डाटा याद रखिएगा, साइज़ का एकदम एग्जैक्ट ही आता है परीक्षा में। तो कितना होगा यहाँ पे 0.3 माइक्रोन मीटर, कितना होगा यहाँ पे 0.3 माइक्रोमीटर होता है लेंथ ऑफ प्लाज्मा। और यदि इसे ये पॉइंट को हम हटाएंगे वो मीटर में तो 3 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, यानी 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻⁻7 मीटर, ये भी आ सकता है। साइज ऑफ आरबीसी इज क्या होगा 0.7 माइक्रोमीटर, क्या होगा 0.7 माइक्रोमीटर, यानी अभी हमने बताया कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे इस पॉइंट हटाएंगे तो 7 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। थैंक यू।